ये भगवती चरण पाणिग्राही की उपन्यास ही बाद में मृणाल सेन मुर्गया बोल के एक सिनेमा बनाया है। आज की स्थिति भी वही है। और जैसे भगवती चरण पाणिग्राही आपके कम्युनिस्ट पार्टी का हो या कम्युनिस्ट कल्चर का हो, यहां शुरुआत किया है। जैसा भीमा भाई भी आदिवासी की संस्कृति की शुरुआत किया है, यहीं से आया हुआ सुब्बाराव पाणिग्राही, यही पाणिग्राही की परंपरा का सुब्बाराव पाणिग्राही श्रीकाकुलम में आके वेंबट सत्यम और आदिभट्ट कैलासम से मिलके 1969 में 68 में जो संघर्ष शुरू किया है, वही संघर्ष, तब तो एक सेटबैक हुआ था, मगर वही संघर्ष आज भी और भी आगे बढ़ के मैं आज देख रहा हूं लगभग 40 संगठन यहां एक कंपनी के विरोध में, कारपोरेटीकरण के विरोध में एक बड़ा सांस्कृतिक मेला बना रहा है। वो जंगल में आप जो काम कर रहे हैं उसके जो फल हमको मिलना है, जंगल में हम लोग जीवन जीने के लिए हमारा खून जो पसीने कर रहे हैं उसका जो अगर फल होता है तो वो फल हमको मिलना है। इससे ज्यादा कुछ पूछने वाला नहीं है। ऐसे आदिवासी लोगों को, सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को रखे आज उड़ीसा के जेल में रखे हैं, आंध्रा के जेल में भी है। आपके उड़ीसा में 22% आदिवासी लोग हैं, 22% आदिवासी हैं, सबसे ज्यादा आंध्रा से बहुत ज्यादा। और इनकी स्थिति जो है आंध्रा के आदिवासी की स्थिति से भी बहुत खराब है। और ये आदिवासी लोगों के ऊपर आंध्रा से ग्रेहाउंड्स आके हमला करते हैं, एनकाउंटर करते हैं। कोपरडुंग एनकाउंटर आप सुने शायद, गट्टू एनकाउंटर आप सुने शायद। ये सब आंध्रा के पुलिस आके उड़ीसा के बॉर्डर पार करके आके यहां एनकाउंटर्स किए हैं, इनके आदिवासियों के ऊपर दमन किए हैं, इनके आदिवासियों को ले जाके विशाखापट्टनम जेल में रखे हैं, जैसा दासराम मालिक को भी रखे हैं। यह हो रहा है। कोपरडंग एनकाउंटर के बाद में आपके नवीन पटनायक को पूछे हम, क्या आपको कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है क्या? आप तो आके आंध्रा के शासन नहीं कर सकते हैं, पर आंध्रा के पुलिस उड़ीसा में कैसे आ सकते हैं? अब कैसे आने दे रहा है? आपका शासन नहीं चलता है क्या यहां? आदिवासी के लिए संविधान से लेकर आज तक जितने भी शासन बनाया गया है, 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल से लेकर आज तक, यानी आज का नारा वही है, जल जंगल जमीन के ऊपर आदिवासी की हक होना चाहिए। बस इतनी बात। ये संविधान माना है, ये संविधान माना हुआ जल जंगल जमीन के ऊपर आदिवासी की हक रहने के लिए जितने भी शासन आज तक पेशा तक आया है, आज हमारे पास 170 है, जितने भी शासन आए हैं इसको लागू कीजिए। इससे ज्यादा क्रांति की बात बाद में करेंगे हम। आज सब लोग होशियार हो गए हैं। जैसा आप यहां रखे हैं कारपोरेशन के लिए, जैसा अरुंधति राय कहते हैं कि आज कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, न कांग्रेस है, न बीजेपी है, न सीपीआई है, न सीपीएम है। जितने भी चुनाव में जाने वाले पार्टी हैं ये सब कंपनीज का पार्टी है। वैसे एक रीजनल पार्टी का प्रोग्राम भी आज क्या हो गया है, एक कांपड़ार प्रोग्राम हो गया है। सबसे ज्यादा आपके पास उड़ीसा में, शायद पूरे देश में सबसे ज्यादा आपके उड़ीसा में ना हवा होता है, ना पत्ता होता है, ना फूल होता है, ना हरियाली होता है। जिस प्लांट से ये सब मिल रहा है, जिस वृक्ष से ये मिल रहा है, ये वृक्ष चले जाता है, सब वृक्ष चले जाता है, जंगल चला जाता है, वहां एक स्टील प्लांट आता है। ना उसको जान है, ना उसको हमको जान दे सकता है। गांधी जी, इसके बारे में महात्मा कहा जाता है और बहुत कुछ बातें कहा जाता है। और वो तो एक तरह का रामराज्य और ग्रामराज्य का बात किया था। ये सब करते हुए भी वो और एक बात भी कहा था कि देश की जितना भी संपदा है वो सबको एक ट्रस्ट बनाना है। देश के जितना भी संपत्ति है, उत्पादन है, ये सब एक जगह रख के उसका ट्रस्टी कौन बनेगा? उसका ट्रस्टी आम आदमी नहीं बनते हैं, उसका ट्रस्टी खेत बाड़ी करने वाले नहीं बनते हैं, उसका ट्रस्टी मजदूर लोग नहीं बनते हैं। उसका ट्रस्टी गांधी चाहता था कि टाटा बिरला बनना है, उसका समय, उस समय का बात है। और वही आगे ले जाके जवाहरलाल नेहरू क्या कहा था, टाटा बिरलास आर द बिल्डर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। नहीं कहा क्या? टाटा बिरला एक नई भारत का निर्माण करने वाले लोग हैं। अब तो टाटा बिल्डर पीछे हो गए हैं।
टाटा तो रह गया मगर बिरला तो पीछे हो गया है, अब अंबानी आ गया है, अब मित्तल आ गया है और बहुत कुछ लोग आ गए। मगर नवभारत निर्माण करने के लिए या गांधी हो या नेहरू हो, जिसके सपने देखे हैं, टाटा बिरला के सपने देखे हैं, आम आदमी के सपने नहीं देखे हैं। यहां का ही बहुत से लोगों को मालूम ही होगा, संबलपुर में इकोनॉमिक्स पढ़ाता था RS राव बोल के, और उनका पत्नी भारती बोल के, ये दोनों एक साथ किताबें रिलीज की हैं हैदराबाद में 12 तारीख को। और लिखा नेहरू तो ठीक कहा है, वो तो बहुत अच्छी बात बोला है कि एक मॉडर्न टेम्पल्स है, क्योंकि टेम्पल एक ऐसी चीजें होता है देवल जहां दलित आदिवासी लोग नहीं जा सकते हैं, इसमें हमको प्रवेश नहीं है, इसको हम इसलिए हम उसको तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि हम बनाए हैं ये सब जो है, हम बनाए हैं, हमारा खून से हमारा पसीना से बने हुए टेम्पल्स हैं। मगर पब्लिक सेक्टर तो नेहरू ऐसे लोग इसलिए लाए हैं कि जब तक प्राइवेट सेक्टर भी मजबूत नहीं बन जाए तब तक पब्लिक सेक्टर सरकार ही बढ़ाते बढ़ाते आते हुए बाद में जब समय आता है तो प्राइवेट सेक्टर को समर्थन दे। कॉर्पोरेट सेक्टर के सेवा करने में आज के सरकार लग गए हैं। जहां जहां संघर्ष हो रहा है, जहां खासकर आदिवासी लोग संघर्ष किए हैं, वहां रोक सके। छत्तीसगढ़ में देखिए आप, छत्तीसगढ़ में पहले बैलदिल्ला कंपनी आया है, बहुत पहले 40 साल पहले बैलदिल्ला कंपनी आया है। और बैलदिल्ला कंपनी के लिए किरुंडल एक रेलवे लाइन बना है विशाखापट्टनम तक, आयरन ओर वहां से लेकर जापान ले जाते हैं। आज वहां हस्सी में वहां पीपुल्स वार गया है, हस्सी से लेकर अब तक जो आदिवासी के साथ आदिवासी की एक रक्षा बनकर वहां जो माओइस्ट पार्टी है उसके नेतृत्व में और कोई कॉर्पोरेट सेक्टर को छत्तीसगढ़ में एंटर नहीं होने दे रहे। उसको कोशिश कर रहा है, SR कोशिश कर रहा है, टाटा कोशिश कर रहा है, कोई अभी तक वो छत्तीसगढ़ में नहीं जा सके। लालगढ़ में जिंदाल आना चाहता था, जिंदाल को तो वहां की मार्क्सिस्ट पार्टी सरकार 5000 एकड़ दिया था, मगर जिंदाल को नहीं आने दे रहे हैं लालगढ़ के आदिवासी लोग। मैं जितने भी देश के आप एक बार वो पूरा मैप देखिए, जितने भी जगह जंगल है और आदिवासी लोग हैं, वहां लोग कोई कॉर्पोरेट सेक्टर को, कोई कंपनी को वहां प्रवेश नहीं होने दे रहे। जान दे रहे हैं, खून दे रहे हैं, कुर्बानी कर रहे हैं, मगर कोई कॉर्पोरेट सेक्टर को नहीं आने दे रहे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब अरुंधति राय अंदर आ रहा था तो कुछ लोग, शायद 5-10 लोग आके वहां नारा लगा रहे, वो अपने आप को समझते हैं कि वो देशभक्त है। और हम जो कह रहे हैं, खासकर मेरे जैसे जो माओइस्ट आइडियोलॉजी को समर्थन करने वाले को, वो बताते हैं कि ये देशद्रोह है, ट्रेटर है, टेररिस्ट है, जो बाहर के सिद्धांत को अपनाता है। मैं ये कहना चाहता हूं ये प्लेटफॉर्म से कि आइए तय करेंगे देशभक्ति क्या होता है, देशद्रोह क्या होता है। देशभक्ति किस मुद्दे से लेकर हम तय करना है। ये देश की जमीन, जंगल, जल, उत्पादन, संपदा, ये देश लोगों को ही होना है, ये पूछना देशभक्ति है, या ये सब ले जाके हम कंपनी को, कॉर्पोरेट सेक्टर को या अमेरिकन साम्राज्यवाद को दे देंगे, ये देशभक्ति है, ये तय करेंगे। छत्तीसगढ़ में 2004 से लेकर अब तक कितने MOUs रमन सिंह ने साइन किया है। रमन सिंह तो बीजेपी का चीफ मिनिस्टर है, बीजेपी तो देशभक्ति के लिए अपना मोनोपोली कहता है। यह कैसी देशभक्ति है। आंध्र प्रदेश में भी जो टॉक्स हुआ था, वो टॉक्स का मुद्दा क्या था? डेमोक्रेटिक राइट्स, लैंड रिफॉर्म्स, सेल्फ रिलायंस। इसमें कौन सी बात है जो देशभक्ति के विरोध है? हमारे देश में एक डेमोक्रेसी होना है, जनतंत्र होना है, बात करने के लिए, संगठन होने के लिए, विश्वास रखने के लिए पूरी स्वेच्छा रहना चाहिए। आप जो रूल ऑफ लॉ कहते हैं वो अमन होना चाहिए। और जब खेती बाड़ी करते हैं, जमीन पे काम करते हैं, खासकर जो दलित आदिवासी लोग हैं, उनका हर एक परिवार को जमीन मिलना चाहिए। और जो फैक्ट्री में कब्जा आकार बनने वाले मजदूर को, वो फैक्ट्री के ऊपर हक होना चाहिए।
मैं कहता हूं जल जंगल जमीन हमको होना चाहिए बोल के पूछने वाला एक रियल पेट्रियट है। वो कौन पूछ रहा है आज? देश भर के आदिवासी लोग पूछ रहा है जंगल में, और वो आदिवासी के साथ माओइस्ट है। आज आप देखिए फिर 91 से लेकर आज तक देश के एक राजनीति की स्थिति देखिए कि आज की देश की राजनीति में यहां तक आ पहुंचे हैं, जो चुनाव में शायद गांव के सरपंच से लेकर पार्लियामेंट तक जो चुनाव में जाना चाहता है वो कंपनीज का सपोर्ट करता है। जो चुनाव में जाना चाहता है वो एक साम्राज्यवाद की प्रपंचीकरण का समर्थन करता है, और उसको विरोध करने वाला एक चुनाव के सरकार को विरोध करने वाला हो गया। तो अलग इसके करप्शन को कारपोरेट से अलग करके आप मत देखिए। जहां तक आप कारपोरेटीकरण को समर्थन करते हैं तब तक यू आर एक्सेप्टिंग करप्शन एज वे ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। और उसको विरोध करने वाले जो लोग हैं यहां आबैटे आदिवासी लोग हैं। यहां जितने भी आदिवासी ज्यादा से ज्यादा जो आए हैं उसके हाथ में कुदाल था। महाराज देश के पुलिस के साथ क्या है और पॉलिटिकल लीडर के जो गनमैन आते हैं उनके हाथों में क्या है? हिंसा करने के जितनी भी साधना है किसके हाथ में है? ये हम कंटेंट को छोड़ के किसके लिए क्यों कर रहा है? ये लोग क्यों प्रतिरोध कर रहे हैं? क्यों संघर्ष कर रहे हैं? यह छोड़ रहे हैं। कैसे संघर्ष कर रहे हैं इसके बारे में हमारा चर्चा हो रहा है। जो रेवोल्यूशनरी वायलेंस को विरोध कर रहे हैं, क्या आप मानते हैं स्ट्रक्चरल वायलेंस को? रोजाना कितने बच्चे मर जा रहे हैं। यही आदिवासी इलाके में मलेरिया से कितने लोग मर गए हैं, डायरिया से कितने लोग मर गए हैं, और रोजाना कितने लोग मर जा रहे हैं। कितने महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। इसको आप क्या कहते हैं? और ये जब हो रहा है ये एक्सीडेंटल नहीं हो रहा है, सरकार के पॉलिसी के कारण हो रहा है। सरकार के कारपोरेटीकरण के पॉलिसी के कारण हो रहा है। इतना विध्वंस हो रहा है आज पूरे देश के जंगल में इतना विध्वंस हो रहा है। जहां अमेरिका में 500 साल पहले हुआ था वैसे विध्वंस आज हमारा देश में आ रहा है। जहां तक सत्ता के ऊपर हक नहीं आता है तब तक जल जंगल जमीन के ऊपर हक नहीं आता है। ये भावना लेकर जो 40 साल से वो संघर्ष हो रहा है, हजारों लोग मर गए हैं इसमें। हजारों लोग एमएलए नहीं बने हैं, हजारों लोग एमपी नहीं बने हैं ये संघर्ष करने वाले से। ये संघर्ष करने वाले लोग हजारों लोग अपने जान दिए, 30 साल वाले 25 साल वाले अपने जान दिए। आप तय कीजिए। आप तय करने से पहले फार्म के बारे में बात मत कीजिए, किसके लिए कर रहे हैं, सारांश में क्या है, मूल रूप में क्या है, कौन से बात के लिए, कौन से चीज के लिए ये संघर्ष कर रहा है। हमारे जमीन पे आके जो बैठा है, जब कोरापुट में हो, नारायणपट्टनम में आके हमारे जंगल में जो बैठा है वो खुद जाने वाला है, तो वो तो लिखा है वो नहीं जा रहा है, नहीं हट रहा है, वो आके हमारे ऊपर बैठा है, शोषण कर रहा है, दमन कर रहा है। और इसलिए करोड़ों लोग उसको छोड़ देना चाहते हैं, तो आपको एक हिंसा वैसे दिख रहा है। ये आज स्थिति है। हम तय करना है, खासकर बुद्धिजीवी लोग, कवि, कलाकार लोग, आज ये तय करना है कि बात हिंसा नहीं है, वो नॉन इश्यूज है। वायलेंस एंड नॉन वायलेंस आर नॉन इश्यूज। द इश्यू इज वेदर दिस कंट्री इज फॉर अस। यहां तो क्योंकि पीपल्स सॉवरेंटी इज एट स्टेक। कॉर्पोरेट कंपनी के कारण, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के कारण हमारे पास वही है। जहां तक वो जंगल में उनके साथ क्रांतिकारी लोग हैं वहां ये नहीं आ सके हैं। जब तक क्रांतिकारी लोग दमन करके वहां से खारिज कर दिया है, ये कंपनी से वहां आ रहा है। इसलिए तो मैं वो मिसाल दिया। जितना उड़ीसा में जो विध्वंस होने वाला है शायद देश में बहुत कम जगह होते हैं। और उड़ीसा में आदिवासी संघर्ष का ही बहुत कहानियां हैं। ये परंपरा को आगे ले जाने के लिए जो यहां के आदिवासी संघर्ष कर रहे हैं, मेरे साथियों, खासकर मैं वैसे ही बुद्धिजीवी से आया हूं, मैं कॉलेज टीचर था और कवि भी हूं। आप जितने भी आगे जो बैठे हैं बुद्धिजीवी लोग, कवि लोग, कलाकार लोग, आज समय आया है, तय कर लीजिए किसके पक्ष हो रहा है। आप एक फॉर्म को लेके, एक मेथड को लेके तय मत कीजिए, कंटेंट को लेके तय कीजिए। मूल रूप में, सारांश में
किसके लिए आम आदमी संघर्ष कर रहा है, किसके लिए आदिवासी संघर्ष कर रहा है, किसके लिए दलित लोग संघर्ष कर रहे हैं, किसके लिए मुस्लिम संघर्ष कर रहे हैं। एक बात आप सोचिए, दुनिया के जितने भी संपत्ति है वो आदिवासी के पांव के नीचे है और मुस्लिम के पांव के नीचे है। इस्लाम को मानने वाले, जिसे हम जनरल टर्म से मुस्लिम्स कहते हैं, अलग अलग लोग भी हैं, वो लोग जहां हैं उनके पांव के नीचे ऑयल है, तेल है। और दुनिया भर में जितने दूर आदिवासी लोग हैं वो जंगल में रहते हैं, उनके पांव के नीचे ओर्स हैं, यानी खनिज है। और इसलिए साम्राज्यवाद को ये दो लोग बड़े शत्रु बन गए हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मूल रूप से सोचिए आप, क्यों दुनिया भर में आदिवासी के ऊपर दमन हो रहा है, क्यों दुनिया भर में मुस्लिम के ऊपर दमन हो रहा है, क्यों 60 साल से, खासकर 500 का छोड़िए, फालस्तीन से लेकर सेकंड वर्ल्ड वॉर से लेकर आज तक पूरे दुनिया भर में मुस्लिम के ऊपर कल्चर है बोल के, एक बैकवर्ड कल्चर बोल के, बैकवर्ड सिविलाइजेशन बोल के क्यों हमला हो रहा है। ये आप जब समझते हैं, आपको अगर न्याय चाहिए, सिर्फ शांति नहीं, पीस ही नहीं, जस्टिस भी चाहिए। आपको जस्टिस को समर्थन करने वाले अगर बुद्धिजीवी है तो जस्टिस उनके तरफ है, उनके तरफ खड़े कीजिए। ऐसे स्थिति में एक अच्छी बात है कि इतने संगठन मिलके ये संघर्षशील संस्कृति के बारे में ये सदस्य रखे हैं और हमको ये बात रखने के मौका दिए हैं। आपको आभारी होते हुए लाल सलाम करते हैं।